हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हमारा रहेगा बेटा पी ब्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एडवांस में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी बता दूं कहाँ से आते हैं। ज्यादातर जैसे जनरल जो मैकेनिज्म्स होती हैं किसी भी जनरल मेथड प्रिपरेशन की, तो वो ज्यादा आने के चांस रहते हैं। जैसे HNO3 की प्रिपरेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड है, इनके ऊपर आ जाएगा। कुछ ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उनकी प्रिपरेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये ऑक्सी एसिड किसी के भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस के, नाइट्रोजन के, हेलोजन के, सल्फर के, हाँ बोरॉन के, किसी के भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनरल मेथड प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रिज बॉन्डिंग है, सिलिकेट्स हैं, ये भी ब्लॉक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये कुछ हिस्सा जो होता है बेटा, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी कवर करा देते हैं। और मान लो अगर केमिकल बॉन्डिंग में कवर नहीं किया है तो फिर इसको हम ब्लॉक केमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म पहले भी बता चुका हूं कि सॉल्ट एनालिसिस मजबूत होगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप मजबूत हो जाएंगी। उसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री में, थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। तो थोड़ा अच्छे से इस चैप्टर को करिएगा और मैंने मेन मेन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको उठाने की कोशिश की है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, फॉस्फीन व्हेन पास इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इट प्रोड्यूस। ठीक है ना, जब फॉस्फीन को हम CuSO4 में पास कराते हैं तो क्या होता है बेटा? बहुत सीधी सी बात है, ये है हमारा CuSO4 और ये है हमारा PH3। ठीक है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यानी कि कैसा होगा लाला? ब्लू होगा और फॉस्फीन उसमें डाली जाएगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे बनेगा PPT Cu3P2 का। भाई ये +2 है और ये -3 है, तो आप बैलेंस करके देख लीजिए, Cu3P2 का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, साथ में क्या बनेगा बेटा? H2SO4 बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कलर कैसा होता है? ब्लैक। कलर कैसा होता है बेटा? ब्लैक। तो फाइनल आंसर इसका होगा बेटा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। H3PO2 है और हमने इसको हीट किया तो PH3 बना और X भी बना। और X क्या है उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? लेट्स सी, देखते हैं। ये H3PO2 है, जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है? PH3 और साथ में मिलते हैं 2 ऑक्सीजन। ओके, अब ये ऑक्सीजन बाकी बचे हुए H3PO2 पे मान लो अटैक कर रहे हैं और इसको इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन तक पहुंचा रहे हैं। तो H3PO2 प्लस 2O मिलकर के क्या बनाएगा बेटा? H3PO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो सेम सेम को क्या किया बेटा, हमने उड़ा दिया और जो बाकी बचा वो बता दिया क्या कि ये -3 है, ये +5 है और ये +1 है। यानी कि ये एग्जाम्पल है किसका? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट अ सूडोहेलाइड। इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो सूडोहेलाइड नहीं होती? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सूडोहेलाइड होता क्या है। सूडोहेलाइड का मतलब होता है जो हेलाइड नहीं है लेकिन हेलाइड जैसी प्रॉपर्टी रखता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन होते हैं सूडोहेलाइड? कैसे पहचाने भाई? स्पीशीज जो भी होती है उसमें एक नाइट्रोजन होना जरूरी है, नेगेटिव चार्ज हो और साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ये मतलब नहीं है कि वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हो, बराबर रखता हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा फिक्स एक पैरामीटर नहीं है, बस एक अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ खुद नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ये जो भी स्पीशीज है
अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने वाले, वो सूडो हैलाइड की कैटेगरी में आते हैं। कंडीशन अप्लाई, एक एटम नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। ओके, तो इन सब कंडीशंस को कौन फॉलो कर रहा है, आइए जरा देखते हैं ध्यान से। क्या नाइट्रोजन है? हाँ है। क्या इसमें नाइट्रोजन है? हाँ है। क्या इसमें नाइट्रोजन? हाँ है। नेगेटिव चार्ज? हाँ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए हैं। ये स्पीशीज है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये सूडो हैलाइड नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो सूडो हैलाइड कौन होते हैं? जो प्रॉपर्टी क्या करते हैं बेटा, हैलाइड ना होते हुए भी हैलाइड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो हैलाइड। अभी लास्ट टर्न पे याद करिए, मैंने एक रिएक्शन भी लिखवाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था सूडो हैलाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ऑरेंज सॉलिड है X, ओके, हीट किया गया और एक कलरलेस गैस देता है, ठीक है। आगे और एक साथ में ग्रीन रेजिड्यू भी देता है, ठीक है। और जब उस गैस Y को हम ट्रीट करते हैं, मतलब रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, तो एक वाइट सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहां पे ये हमें पता करना है कि आखिरकार भाई फाइनली कौन क्या है, कैसे है, ठीक है ना। वो व्हाइट सॉलिड आई मीन क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने सोचा कि भाई ऑरेंज सॉलिड क्या हो सकता है जो एक ग्रीन रेजिड्यू भी दे और एक ऐसी गैस दे जो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर सके और व्हाइट रेजिड्यू मिले। तो फाइनली हमारी नजर किस पे पड़ी बेटा? N2 पे पड़ी। किस पे पड़ी? N2 पे। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम क्या करते हैं? हीट, तो यहां पे मिलता है N2 यानी कि एक गैस, एक मिलता है Cr2O3 यानी कि ग्रीन कलर का रेजिड्यू, ओके, और साथ में मिल जाता है H2O। अब ये N2 जब फाइनली मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी तो भाई सीधी सी बात है, मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सॉरी मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैग्नीशियम के पास क्या होगा? +2 होगा, यहां पे क्या होगा? -3 होगा। फाइनली ये क्या बना देंगे बेटा? Mg3N2 का फॉर्मेशन करेंगे। आंसर इज दिस। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। H3PO4, ठीक है, को हमने हीट किया, इतने इतने टेम्परेचर पे ABC बना। इसमें से पूछ लिया कि भाई B क्या है। तो देखिए हमने फॉस्फोरिक एसिड का एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था सॉल्ट एनालिसिस में, और मैंने ट्रिक लिखाई थी PPM। PPM का मतलब होता है फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक। यानी कि पहला P कौन हो गया? H3PO4। A कौन हो गया? दूसरा P यानी कि पायरोफॉस्फोरिक। अच्छा, B कौन हो गया? मेटाफॉस्फोरिक। और C कौन हो गया? उसकी एनहाइड्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? फॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक यानी कि H4P2O7। ये कौन हो गया? HPO3। और ये हो गया बेटा P2O5। तो यहां पे फाइनली B कौन है बेटा? आंसर इज C। अब आप बोलेंगे सर होल एन क्यों लिखा हुआ है? बेटा मेटाफॉर्म जो होती है, कौन सी फॉर्म? मेटाफॉर्म। तो मेटाफॉर्म पॉलीमर में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? पॉलीमर। आपने मेटाफॉस्फोरिक नाम सुना होगा, पॉलीमर है। मेटाबोरिक एसिड नाम सुना, पॉलीमर है, ठीक है ना। आपने सिलिकेट सुने होंगे, साइक्लिक सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, ये मेटा के ही पार्ट हैं, ठीक है ना। यानी कि मेटा सिलिकेट के दो पार्ट होते हैं, वन इज साइक्लिक, अनदर इज चेन, और चेन के दो पार्ट होते हैं, सिंगल और डबल। तो ये आपको पता है कि ये भी सब कैसे हैं? पॉलीमर। तो मेटा फॉर्म जो होती है वो यूजुअली किस में देखने को मिलती है बेटा? पॉलीमर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। First compound of inert gas was prepared by scientist Neil Bartlett in 1962. This compound is, देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। आंसर तो बहुत सिंपल है कि वो ये है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मन में डाउट आता है कि आखिरकार जिनॉन एक नोबल गैस होते हुए भी, आई रिपीट, जिनॉन एक नोबल गैस होते हुए भी
क्यों आखिरकार कॉम्प्लेक्स बनाने में या कंपाउंड बनाने में कैपेबल है, ये कैसे पता चला, जो भी है वो कैसे पता चला। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स था O2PTF6, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो O2 है वो एक्चुअल में +1 में है। तो अगर ये +1 में है तो इसके लिए O2 को O2+ में बदलने के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1175 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब हमने क्या किया, देखा कि यार O2 से O2+ बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो बात आई नील बार्टलेट के सामने ज़ेनॉन की। ज़ेनॉन से ज़ेनॉन+ बनाना चाहते हो तो ये अप्रॉक्स इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बोले यार जब O2 से O2+ बन सकता है तो ज़ेनॉन से ज़ेनॉन+ तो बन ही सकता है। बोले वो क्यों, कि बोले इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए उल्टे और कम एनर्जी चाहिए। तो फिर वहां से चीजें सामने आई और फिर रिसर्च हुई और फिर पता चला कि ज़ेनॉन भी बहुत सारे कंपाउंड बनाने में कैपेबल है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे मैं चलते चलते एक और चीज आपके नोटिस में डाल दूं। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया जाता है, उसका कोई एक थंब रूल नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। उसको हमने टेक्निक से याद किया हुआ है। जैसे पैलेडियम है, प्लेटिनम है, अगर ये +2 है, अगर ये +2 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करेंगे, 4। अगर ये आपके क्या कहते हैं पैलेडियम और प्लेटिनम +4 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे 6। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या होता है, बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर तो एक बात फिक्स है कि ये +4 होना चाहिए, बट ये +5 होता है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे तो ये ऐसे ब्रेक होता है Xc+ एंड PTF6-। तो अंदर -6 होते हुए भी बाहर -1 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि प्लेटिनम जो है वो +5 है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अक्सर इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह की बच्चों से गलती हो जाती है, वो गलती से इसमें +5 के बजाय +4 बताते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, जिस तरह से ट्रिक बताई जाती है तो उस हिसाब से कोई भी गलती कर सकता है। तो इसलिए मैंने पहले ही नॉलेज में डाल दिया है कि भाई ध्यान रखिएगा, इस तरह का इसमें चेंज होता है। और जिस समय मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस क्वेश्चन को नोटिस कराया था कि भाई यहां पे ये +5 होता है, +4 मत बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोजीन क्या होता है। कार्बोजीन हैज क्या कहते हैं X% ऑफ CO2 एंड इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ Y, देन X एंड Y क्या है। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, जो हम एयर लेते हैं उसमें से वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो हमारे बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचती है ऑक्सीजन। ओके, अच्छा अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सर्दियों का समय होता है ना, पहले जमाने में जब सर्दियां बहुत ज्यादा जब पड़ती थी तो बहुत से लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होती थी। तो हुआ क्या कि जैसे दरवाजा बंद करके, कमरा बंद करके कोई अलाव जला करके सो गया मान लीजिए, तो धीरे धीरे कमरे में CO का परसेंटेज, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज CO का, ओके, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो जिस तरह से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जैसे ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो अब बॉडी में क्या होगा, जगह जगह ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके साथ बॉन्डिंग कर ली है, और धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाता है ड्यू टू वही, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी के चलते। तो हम इसको कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ CO। क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ CO। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है बेटा, कार्बोजीन का यूज किया जाता है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख ही लिया, वो एक एंटीडोट का काम करता है, जिसमें 95% तो क्या होती है बेटा,
ऑक्सीजन होती है और 5% क्या होता है बेटा, CO2 होता है। तो इसको एंटीडोट की तरह इस मिक्सचर का यूज किया जाता है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, X 5% है और Y क्या है बेटा, CO का पॉइजनस इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, पॉइजनस इफेक्ट बोल लीजिए या टॉक्सिक इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 was treated with K4FeCN6, ठीक है ना, CO gas evolved by somebody use dilute H2SO4 instead of concentrated H2SO4, then the gas evolved was। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, ये ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, हाँ उस पे फोकस करिएगा। ये कहना चाह रहा है कि जब हम K4FeCN6 की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, वो भी कैसे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तब तो CO गैस निकल जाती है, कोई समस्या नहीं है। डाइल्यूट से कराने पे क्या समस्या है, तो भाई देखो अगर सीधी सी बात है, ये K4FeCN6 है और अगर आप इसको डाइल्यूट H2SO4 से सपोज रिएक्ट कराएंगे तो आप पाएंगे एक तो K2SO4 बनेगा, एक FeSO4 बनेगा। ओके, क्या क्या बनेगा, एक तो K2SO4 बनेगा, एक FeSO4 बनेगा और साथ में निकलेगी लाला HCN गैस। ये बहुत खतरनाक होती है बेटा, टॉक्सिक गैस होती है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। तो रोटन एलमंड स्मेल होती है, आई रिपीट रोटन एलमंड स्मेल होती है, सड़े बादाम की बदबू और टॉक्सिक गैस होती है। ओके, तो अगर हम डाइल्यूट H2SO4 का यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा HCN गैस इवॉल्व होगी जो कि खतरनाक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो K4FeCN6 है यानी कि ये +2 है और ये भी क्या है बेटा, +2 है, तो FeSO4 जो रिलीज होता है वो बाकी बचे हुए कभी कभी K4FeCN6 पे अटैक भी कर देता है। तो ये जैसे कि FeSO4 है और ये आपका कौन है, K4FeCN6 है। तो भाई मेरे K और SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बना गए, K2SO4 बना गए, हाँ बना गए। क्या बचा, FeSO4 का तो Fe बचा जो कितना है +2 और यहां पे क्या बचा, FeCN6 बचा -4। कहने का मतलब है यहां से 4 तो K+ चले गए और ये SO4 चले गए, ठीक है। तो बैलेंस करो इसको, कैसे बैलेंस होगा भाई, ये +2 है, ये -4 है, यहां पे 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया, यानी कि इसको ऐसा लिख दो, ये बैलेंस हो गया। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था 22, 23, 32, 33, कुछ आपको याद आ गया होगा आई थिंक। तो 22, 23, 32, 33 ये क्या है बेटा, +2 है, ये भी +2 है, दिस इज 22, यानी कि व्हाइट कलर का कंपाउंड वहां पे बन करके तैयार हो जाता है और इस दौरान HCN गैस निकल करके बाहर हो जाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साथ में और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है रिएक्शंस का और इसमें पूछा है ए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्किल क्लोरोसिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है, देन हाइड्रोलाइज होता है और फिर कंडेंसेशन के बाद, ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन होगा। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं किसका फॉर्मेशन होगा। ये कंपाउंड सामने दिखाई दे रहा है, ये सिलिकॉन है, यहां दोनों तरफ R है और यहां दोनों तरफ OH है। अब ऐसी ही एक और यूनिट अपन लिखे देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब ये खत्म नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे इधर भी जा रहा है, ये ऐसे ऐसे इधर भी जा रहा है। हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने आपस में मिलकर के वाटर निकाल दिया। इसी तरह से यहां पे भी यही हुआ होगा, इसने दूसरी यूनिट के साथ मिलकर के वाटर निकाल दिया होगा।
इसी तरह से यहाँ पे हुआ होगा, इसने आगे वाली दूसरी यूनिट्स के साथ मिलकर वाटर निकाल दिया होगा। तो यार ये तो एक चेन बनती चली जा रही है, और अगर ये एक चेन बनती चली जा रही है तो ये क्या होगा भाई, लीनियर पॉलीमर होगा। क्या होगा, आई रिपीट, लीनियर पॉलीमर होगा, यानी कि सिलिकॉन। अब यहाँ पे बीच बीच में सिलेन लिखा हुआ है, ये सिलेन क्या होते हैं बेटा, जिस तरह से मेथेन होते हैं, फॉस्फेन होते हैं, बोरेन होते हैं, वैसे ही SiH4 सिलेन होते हैं। तो फाइनल आंसर जो आपका है वो ध्यान रखिएगा, लीनियर सिलिकॉन आपको यहां पे बताना है। क्या बताना है, आई रिपीट, क्या बताना है, लीनियर सिलिकॉन आपको यहां पे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड है ए, यूज होता है किसमें, तो भाई वो किसमें यूज होता है, तो पहले ये तो पता चले कि वो कंपाउंड है कौन, है ना। तो कैल्शियम कार्बन आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, हाँ बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे जो ए है वो होता है CaCN2, यानी कि कैल्शियम साइनेमाइड, और साथ में मिलता है कार्बन। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं नाइट्रोलिम। क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोलिम। ये बात समझ में आ गई। और ये फर्टिलाइजर का फॉर्म, फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है। भाई सीधी सी बात है, ये है आपका Na2B4O7। हमने इसको क्या किया बेटा, हाइड्रोलाइज कराया। क्या कराया, हाइड्रोलाइज। ओके, क्या बना, तो यहां पे बना बेटा, साथ में जब हमने इसको हाइड्रोलाइज कराया तो साथ में बना NaOH, और साथ में बना H2B4O7। अब H2B4O7 को हमने पानी के प्रेजेंस में लंबे समय तक बॉईल किया तो बना बोरिक एसिड। क्या बना, बोरिक एसिड। जरा बैलेंस कर लेते हैं, कितने बोरॉन, 4, यहां पे लिख दो 4, कितने ऑक्सीजन, 12, कितने हैं 7, कितने बचे 5। लीजिए सब बैलेंस हो गया। तो बोरेक्स फाइनली जब हाइड्रोलाइज हो गया, कितने वाटर मॉलिक्यूल से, 7। ओके, तो बना NaOH और बोरिक एसिड। अब NaOH ठहरा स्ट्रॉन्ग बेस और ये ठहरा वीक एसिड, तो बाय द एंड मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। भाई किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग बेस की चलेगी, तो मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू, देखिए बोरिक एसिड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में कैसे पाया जाता है, पॉलीमर की फॉर्म में। एक बोरिक एसिड, आई रिपीट, एक बोरिक एसिड 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। 2D स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा अब आगे, ये जो है, हाँ किस लिए, ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते पॉलीमेरिक फॉर्म में देखने को मिलता है। तो सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर की फॉर्म में देखने को मिलता है, और वो भी कैसे मिलता है बेटा, ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which product are expected from the disproportionation of hypochlorous acid। तो भाई हाइपोक्लोरस एसिड पहले तो समझिए होता क्या है, ये होता है HClO, और हमें इसका क्या करना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है, पता करना है कि ये क्या बनाता है। तो एक तो बनेगा बेटा HCl और बनेगा O, और ये O बाकी बचे हुए पर अटैक कर देगा, हाँ, और बनाएगा फाइनली HClO3। ठीक है, तो बैलेंस कर दीजिए, हाँ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, बैलेंस कर दीजिए,
कितने O चाहिए? 2 O चाहिए। कितने O चाहिए भाई? 2 O चाहिए। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, कितने O चाहिए बेटा? 2 O यहां पे रिक्वायर्ड है, तब जाके ये HClO3 बनेगा। तो ऊपर वाला स्टेप कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि HClO3 बनता है। कहां गया? HCl एंड HClO3 का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये -1 है और ये कौन है? +5 है, और ये कौन है बेटा? +1 है। एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात हो रही है, आई रिपीट हाइपोफॉस्फोरस, यानी कि H3PO2 की, जिसको हम एक और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? फॉस्फेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉस्फोनिक एसिड जो होता है वो H3PO3 होता है, ये फॉस्फेनिक है, फिनिक फिनिक। ओके, क्या है? फिनिक। चलिए अब बात आती है कितने हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। तो ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया OH, और ये हो गया H और H, यानी कि 2 हाइड्रोजन जो हैं वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं किससे? आपके फॉस्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Pb इंक्रीजेस, है ना, स्टेडीली इन द सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में इंक्रीज होती है भाई? नॉर्मल वे में इंक्रीज होती है। नीचे जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं स्टेबिलिटी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो इंक्रीज होती जा रही है, और इसके पीछे रीजन आपको पता ही है, वही इनर्ट पे इफेक्ट वाला जो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन SO3, S2O3, 2- और लाइक दैट। इन सब में हमें पता करना है कि SS बॉन्ड कितने होते हैं। आई रिपीट, SS बॉन्ड कितने होते हैं। तो भाई देखो, इसको सीधी सी बात है, वैसे तो SO3 यहाँ पे अकेला दिया है, हम मान के चलते हैं कि ये इसको ट्राइमर फॉर्म में पूछ रहा है। ट्राइमर फॉर्म में क्यों बोला? क्योंकि देखिए SS लिंकेज पूछा है, तो अकेले मॉलिक्यूल में तो पूछेगा नहीं, सबको पता है कि जब सल्फर ही एक है तो काय का SS लिंकेज, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म में पूछा। पॉलीमेरिक फॉर्म जो होती है वो ट्राइमर में मिलती है, यानी कि SO3 का होल थ्राइस में। तो अगर उसमें देखें तो ये सल्फर और आपस में जुड़े होते हैं किससे? O से। ये हो गया क्या? SO3 का ट्राइमर। ये बात समझ में आ गई? क्या हो गया बेटा? SO3 का ट्राइमर। क्लियर है सभी को? इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखिए कोई SS लिंकेज नहीं है, तो पहला आंसर तो क्या आना चाहिए? 0। तो भाई A ऑप्शन और C ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो गए? दौड़ से बाहर हो गए। अब बाकियों को कैसे पहचाने? तो बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। H2S2O8, O7, O6, O5, O4, O3। ठीक है, बहुत सीधा सा तरीका है। यहां पर SOOS, यहां पर SOS, यहां पर सब में SS। ठीक है, कंसीडर किया जाता है। तो जरा देखिए S2O3 है, क्या इसमें SS होगा? हाँ। S2O6 इसमें है, SS होगा? हाँ। क्या इसमें होगा? ना। क्या इसमें होगा? ना। ओके, क्लियर है भाई? और कितने कितने होंगे भाई? सब में ऑब्वियसली। हाँ, अगर मैं S2O3 को देखूं तो इसमें भी एक S लिंकेज होगा, SS। इसमें देखो तो इसमें भी एक ही होगा। यस और नो? तो फाइनल ऑप्शन बन गया 0110, यानी कि आंसर इज बॉम्बे। आंसर इज बॉम्बे। यहां पे कुछ बच्चों को मन में एक डाउट आता है, क्या हमें ये स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेंगी? हाँ,
एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई कि जो सिंगल सेंट्रल एटम वाले कंपाउंड होते हैं उनमें तो काम चल जाता है, उनमें तो काम चल जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से हम स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं। लेकिन जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं उनकी स्ट्रक्चर हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। और कैसे याद करनी है, क्या करना है, इसको मैंने दिमाग में बैठाने के सिंपल सोबर तरीके बताए थे लेक्चर में, ठीक है ना, कि एक एक ऑक्सीजन कम करते जाओ, कहां कहां पे कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनती जाएंगी, वो सब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटर्न अगेंस्ट। ठीक है साहब, कुछ सीक्वेंस दिए हैं और उसके सामने प्रॉपर्टी दी है। अब देखना यह है कि कौन सी है जो प्रॉपर एक दूसरे को मैच नहीं करती। देखिए नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है, ऑक्सीजन देने का नेचर बढ़ रहा है, यानी कि +4 से +2 में जाने का नेचर बढ़ रहा है। तो +4 से +2 में जाना, आई रिपीट +4 से +2 में जाना, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन, और जो रिडक्शन शो करेगा वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई ये तो सही है, पहली प्रॉपर्टी तो सही है। आइए अब आयनाइजेशन की बात करते हैं। ये 2p3 है, ये 2p4 है, ये 2p2 है और ये 2p1 है, यानी कि नाइट्रोजन है मंत्री, बाकी है प्रजा। तो मंत्री महोदय आगे, प्रजा पीछे, यस और नो। तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रजा का ऑर्डर क्या होगा, प्रजा का ऑर्डर जेड इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। याद करिए, राजा मंत्री प्रजा, मैंने बताया था राजा कौन होता है, जिसका सब शेल पूरी तरह से भरा हुआ होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल, जैसे लाइक नियॉन है ना। मंत्री कौन होते हैं, जो हाफ फिल्ड होते हैं, जैसे अपना नाइट्रोजन है ना। और प्रजा कौन होती है बेटा, प्रजा होती है पार्शियली फिल्ड। अच्छा, पार्शियली फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्ट से देखी जाती है, पार्शियली फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्ट से देखी जाती है। तो ये भी ऑर्डर क्या है भाई, सही है। तो आइए अब दूसरे पे चलते हैं। बात आती है बेसिक स्ट्रेंथ की। देखो सीधी सी बात है, हर एक के पास एक एक लोन पेयर है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, व्हाटएवर कोई भी हो, हर एक के पास एक एक लोन पेयर है। अच्छा, लोन पेयर में जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो याद करो, हम ड्रैगोस रूल को अप्लाई करेंगे। ड्रैगोस रूल कह रहा है कि s ऑर्बिटल p में, p ऑर्बिटल s में मिक्स होना कम कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा मिक्सिंग अमोनिया में है और बाकी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इस मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में कमी आती जा रही है। यानी कि लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली का देखूं तो इलेक्ट्रॉन सेल मॉडल ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन सेल मॉडल है NS2NP3, और इन्होंने नीचे जाने पे मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करना ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ऑर्बिटल किस में बैठा है, s ऑर्बिटल, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर किस में बैठा है, s ऑर्बिटल में। तो यानी कि उसमें प्योरिटी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन ऑर्बिटल ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि ये ऑर्डर गलत है। ओके, और इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर तो सही है साहब, नीचे जाने पे HI जल्दी से H+ दे देगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ PP बॉन्ड, किसमें PP बॉन्ड होता है। तो हमें इनकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए POP डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पे क्या होगा बेटा, OH। ओके, चलिए, तो इसमें तो POP बॉन्ड होता है, ये नहीं होगा। ये
मेटाफॉस्फोरिक एसिड की ट्राइमर फॉर्म है, पॉलीमर फॉर्म, तो 3 पी बना दीजिए। हर एक किससे जुड़ा होगा? ओ से। इसमें भी नहीं होगा, पीपी बॉन्ड चाहिए, इसमें भी नहीं होगा। फिर बात आती है H4P2O7 की, इसमें भी नहीं होगा। फिर बात आती है H4P2O6 की, लाइक दिस, ठीक है। इसमें पीपी बॉन्ड होगा, तो फाइनल आंसर इज डी। इसको बोलते हैं बेटा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, टेट्रा बेसिक है, बेसिसिटी 4 है, बात समझ में आ गई। तो इसमें जो पीपी बॉन्ड होगा, कुछ लोग इन स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग में ट्रिक के थ्रू ठूसने की कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह से ट्रिक के थ्रू उनको शुरुआत में क्लास में पढ़ाते समय समझ में आ जाए, बाद में भले चाहे कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है बेटा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके बारे में ट्रिक्स बता दी जाती है कि ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो वो होगा। भाई मेरे H4P2O6 है, H4P2O6 है, ये ऐसा ऑक्सी एसिड है जो आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी कि कहने का मतलब है, अभी ये टेट्रा बेसिक दिखाई दे रहा है तो इसमें पीपी बॉन्ड है, अभी इसको मैं ट्राई बेसिक कर दूं तो फिर ये पीपी बॉन्ड ना होकर के पीओपी बॉन्ड हो जाएगा। तो इसलिए शुरू से चिल्लाता आया हूं, अब तो खैर सेशन ही खत्म हो गया, अब तो कहना ही क्या, लेकिन इसीलिए मैं शुरू से चिल्लाता आया हूं कि भाई ट्रिक्स पे कम फोकस करो, कम बिलीव करो, चीजें जहां तक डायरेक्ट पता हो, कंसेप्ट के थ्रू पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है। खैर, तो ट्रिक अगर बताई भी जा रही है और आप उसको पढ़ भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, मैं भी बताता हूं, ठीक है ना। लेकिन फिर ऐसी चीजें भी बता देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है फिर उस गलतफहमी में ऐसी चीजों को भी गलत कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, H4P2O6 जब टेट्रा बेसिक होता है तभी ये पीपी लिंकेज शो करता है, जब ये ट्राई बेसिक होता है तो ये पीओपी शो करता है। अब आप बोलेंगे सर फिर आपने यहां पे कैसे डिसाइड किया कि ये पीपी होगा, आप इसको पीओपी भी मान सकते थे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेन स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है, आई रिपीट, मेन स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है, जो वो है वो इसका क्या है, आइसोमर है। अब अगर मान लीजिए कल को यहां पे H4P2O6 के बगल में ट्राई बेसिक लिख करके आ जाए तो बच्चा तो वही ट्रिक लगाएगा, आंसर पीपी लिख करके चला आएगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, ट्राई बेसिक। तो उस समय आपको जो मैंने आज नॉलेज दी है वो उस समय आपके काम आएगी। ये बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, क्योंकि होता क्या है ना बेटा, ये चीजें बताना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर बच्चा कहता है आपने तो ये बताया था, वहां पे तो ये हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, कल को अगर वो ट्राई बेसिक देकर के पूछ ले तो क्या करोगे, तो वहां पे पीओपी लिख के आना है, फिर पीपी लिख करके नहीं आना है। चलिए, विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखिए नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ओके, रेडॉन थोड़ा रेडियो एक्टिव चला जाता है, हम उसको इग्नोर मार रहे हैं, इस पे फोकस करिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हीलियम ऐसा है, नियॉन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, अब सही है, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये बात तो अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है वो भी देखिए। सबके सेंटर में न्यूक्लियस है, हाँ है, सबके सेंटर में न्यूक्लियस है, हाँ है। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ है, ये लीजिए,
तो भाई इतना कॉमन सेंस तो सब में होता है क्या, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। तो अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल होता जा रहा है। बस उसी का फायदा उठा लेता है कौन? ज़ेनॉन। कैसे? आइए। होता क्या है कि ये मान लीजिए ज़ेनॉन है। क्या है? ज़ेनॉन। ओके। और राइट नाउ इसके चारों ओर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात समझ में आ गई? जो बराबर से क्या है बेटा? फैला हुआ है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, ध्यान से देखना। ये सेंटर में कौन हो गया? न्यूक्लियस। करेक्ट। ये क्या है? ज़ेनॉन और ज़ेनॉन। ओके। नाउ जब ये दोनों आमने सामने आए, मान लो ये ए है और ये बी है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन इनको पास लाने का हमने एक तरीका आजमाया। क्या? मान लो ए को हमने स्टेशनरी फेज में रखा और बी को हमने मूवेबल रखा, और बी आया तेजी से ए से टकराया। तो जैसे ही बी ए से तेजी से टकराया, बी का जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया। कैसे? समझना, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे डिस्टर्ब हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो यहां पे था, जब सामने से वो आकर के टकराया इससे, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहां पे आकर के इकट्ठा हो गया। जो पहले से था वो तो है ही, और भी उधर वाला भी इधर आकर के इकट्ठा हो गया। अब न्यूक्लियस सामने है और ये सामने, न्यूक्लियस की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां पे अपीयर हो गया है। भाई पहले ये पॉजिटिव चार्ज क्या था? कवर्ड था। बात समझ में आ रही है? पहले ये पॉजिटिव चार्ज कवर्ड था, ठीक है, और किससे? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से। अब वो हट गया, सामने पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया तो हुआ क्या कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था सामने वाले ज़ेनॉन का, ये इस तरफ खिंचा चला आया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आई। बात समझ में आई? ओके। ये इधर खिंचा चला आया और इनके बीच में क्या शुरू हो गया बेटा? अट्रैक्शन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? अट्रैक्शन शुरू हो गया। लाइक दिस। क्लियर है भाई? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन शुरू हो गया। इन्होंने बहुत मजबूती से एक दूसरे को क्या किया? होल्ड कर लिया। तो अब आप ऐसे सोचिए कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। हाँ, नॉन पोलर था। हाँ, दोनों किसी पल एक दूसरे से टकराए। हाँ, टकराए। तभी अचानक इंस्टेंटेनियसली इनमें क्या हुआ? किसी एक में पोलैरिटी डेवलप हुई। हाँ, हुई। और जो पोलैरिटी इसमें डेवलप हुई वो सामने वाले में उसने उस पोलैरिटी को क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया। हाँ, कर दिया। और फिर दोनों में अट्रैक्शन चालू हो गया। हाँ, हो गया। तो इंस्टेंटेनियस, क्या बोला मैंने? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन के चलते, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के क्या आ गए बेटा? क्लोज आ गए, पास आ गए। और अब इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। हम कहेंगे देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई? इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं एलडीएफ, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? एलडीएफ, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये चीज अब हो क्या रही है?
ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? हाँ आ गई। तो अब ये चीज सबसे ज्यादा किसमें आसानी से होगी? जिस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज्यादा है, वहां ये इलेक्ट्रॉन का जो चारों तरफ जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, उसमें क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री बिगड़ना आसान होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन आसानी से होगा, क्योंकि साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है। तो यानी कि ये जो एलडीएफ है सबसे आसानी से और सबसे ज्यादा जिनॉन में अपीयर होगा, और सबसे कम किस में अपीयर होगा? हीलियम में। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हीलियम का, सॉरी जिनॉन का होगा, ड्यू टू एलडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल that does not exhibit positive oxidation state is। देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक ऑक्सीजन दिया है, एक फ्लोरीन दिया है, एक आयोडीन दिया है, एक क्लोरीन दिया है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि फ्लोरीन को केवल और केवल ओनली -1 कंसीडर किया जाता है, और उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को केवल और केवल +1 कंसीडर किया जाता है। क्या कहना चाहते हो सर? देखिए एक कंपाउंड है HOF, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि वो +1 होता है, फ्लोरीन क्या होता है? +1 होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आए और हर बार फ्लोरीन को केवल -1 ही कंसीडर किया गया। मैं HOF की बात नहीं कर रहा कि HOF देकर के -1 कंसीडर किया गया, मैं कह रहा हूं जब भी फ्लोरीन के लिए पूछा गया कि बताओ ये 0 के अलावा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हमेशा -1 को ही कंसीडर किया गया, प्लस को कभी कंसीडर नहीं किया। उसी तरह से क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम को छोड़ दो, वो तो ऑलवेज +1 होता है। इन चारों की भी अपनी एक कहानी है। इन चारों की क्या कहानी है, जरा बात को समझने की कोशिश करना। ये हमेशा +1 तो शो करते हैं, लेकिन -1 भी पॉसिबल है, लेकिन जिस कंपाउंड के साथ करते हैं आईटी या एडवांस मेंस उसको कंसीडर नहीं करता। तो ये -1 इनकी कंसीडर नहीं होती। तो पेपर में दोनों ही ऑक्सीडेशन पूछी गई, फ्लोरीन और सोडियम दोनों की पूछी गई है, तो सोडियम की केवल +1 मानी गई और फ्लोरीन की केवल -1 मानी गई। और आपको भी यही मानना है, जब तक कोई वो ऐसा कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड दे करके ना पूछ ले, तब तक आपको क्या करना है बेटा, इसका फ्लोरीन का -1 और सोडियम का +1 ही मानना है। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो ऑक्सीजन को लेके कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं सर ऑक्सीजन तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ फिर ऑक्सीजन की भी सिर्फ माइनस ही ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ये वो लाइक दैट। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है, सेकंड हाईएस्ट यानी कि फ्लोरीन से तो कम है। तो OF2 में ऑक्सीजन +2 होता है और O2F2 में ऑक्सीजन +1 होता है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं, हाँ ये +1 ऑन ईच की बात हो रही है। हम ऐसे लिखेंगे ना, O2 2+, तो +1 ऑन ईच। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फाइनल आंसर यहां पे क्या होगा बेटा, हाँ फ्लोरीन होगा, the non-metal that does not exhibit positive oxidation state and that is fluorine। बाकी आयोडीन, क्लोरीन तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिनॉन गैस को लिक्विफाई करने में। आंसर है बेटा एलडीएफ, अभी समझा करके चुका हूं। बात को समझने की कोशिश करिएगा। दो नॉन मेटल, वो भी कैसे, नॉन पोलर, नॉन पोलर पास में आए, पोलर हो गए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन विच इज एलडीएफ। तो इसके पास आने से फोर्स अपीयर हुआ, मॉलिक्यूल और पास आए, चेन बनती चली गई, सब एटम पास आते गए, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, गैस से लिक्विड बन गए। जैसे हम एलपीजी पढ़ते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब क्या है, वही प्रोसेस है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, पास आते हैं पार्टिकल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वीक फोर्स अपीयर होते हैं, और वीक फोर्स अपीयर होते हैं तो नो डाउट इन इट क्या होता है बेटा, उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। अच्छा, एलडीएफ जो है ये एक तरह का क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स है। कौन है?
वेंडर वॉल फोर्स। ओके, वेंडर वॉल फोर्स है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब वेंडर वॉल फोर्स बेसिकली तीन फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हम वेंडर वॉल फोर्स मानते हैं, लाइक डिबाई, कीसम एंड एलडीएफ। तो ये उन्हीं में से एक है, तो आप कह सकते हैं ये भी एक तरह का क्या है, वेंडर वॉल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल सॉरी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस NaOH। देखिए, चाहे कोल्ड डाइल्यूट एक्वस NaOH लें, चाहे हॉट लें, है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन सभी में होता है, बस कंपाउंड बनने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मान लीजिए कि ये क्लोरीन है, एक्वस NaOH है, तो वाटर आया, रिएक्ट किया, HCl बना, HClO बना, हाँ, यस और नो, और दोनों एसिड हैं तो 1 बाई 1 करके क्या आएगा बेटा, सामने बेस आएगा, रिएक्ट कराएगा, ये NaCl बनेगा, ये H2O बनेगा। इसी तरह से ये HClO है, ये NaOH है, क्या बनेगा, NaOCl बनेगा, और यहाँ पे H2O बनेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस Cl माइनस और OCl माइनस या ClO माइनस कह लीजिए बनेगा। फाइनल ऑप्शन इज C. Okay. Next question. The compound that does not produce nitrogen gas by thermal decomposition. कौन है जो इसमें नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा? देखिए भाई, अमोनियम की अगर हम बात करें, है ना, तो ये अमोनिया देता है, H2O देता है और SO3 देता है। अच्छा, ये तो प्योर नाइट्रोजन देता है, फेमस है भाई ये तो, है ना। ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख के चुके हैं, N2 देता है, H2O देता है, ग्रीन कलर रेजिड्यू Cr2O3 देता है। ये क्या करता है बेटा, ये N2 देता है और H2O देता है। ये सारी रिएक्शंस हमारी देखी हुई हैं। तो फाइनली क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन, फाइनल आंसर इज A। बाकी तो सब में क्या है बेटा, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following reaction of hydrogen with halogen that one that require, थोड़ा सा ये मतलब मेमोरी बेस कह लीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल कह लीजिए, है ना। ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई HI बनते समय, आई रिपीट, HI बनते समय कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। यूजली देखा गया है कि आयोडीन इतना रिएक्टिव नहीं होता कि वो हाइड्रोजन से अपने आप जाकर के रिएक्ट कर ले, तो थोड़ा सा कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ये इसका लॉजिक है। आयोडीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू यील्ड Y along with other product, है ना। The oxidation state of iodine in Y is, देखिए इसमें एक QSP लगेगा। QSP क्या लगेगा कि जब नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहां पे आयोडीन है तो वो क्या करेगा बेटा, IO3 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो आयोडीन अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेगा तो आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि आंसर होगा +5। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? चलिए, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन, भाई सीधी सी बात है, आंसर इज PB। सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी होती है? कार्बन की। फिर उसके बाद कौन होता है? सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, और PB में तो ये क्या होता है बेटा? एब्सेंट। Among the H2O, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है ना, the one with the highest boiling point is, देखिए H2O का boiling point सबसे ज्यादा होता है, then उसके बाद H2Te, then H2Se, then H2S। रीजन, यहां पे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड, ओके। लेकिन इनमें आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है ना,
तो एलडीएफ क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे, वीक फोर्सेस बढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि बाकियों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है। फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोलाइज, कौन है जो इनमें से हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में सब हाइड्रोलाइज होने को तैयार है, ये अमोनिया बनाएगा और ये HCl दे देगा, ये बोरिक एसिड बनाएगा, साथ में HCl मिलेगा ये SiOH होल 4 बनाएगा, साथ में HCl मिलेगा, बस CCl4 है जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये कार्बन है, ये CCl4 है, ठीक है, कार्बन पे बाकायदा पॉजिटिव चार्ज है, सब कुछ है, OH तैयार है कि मैं लोन पेयर दे दूं, हाइड्रोलाइसिस हो जाए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो CCl4 में कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में ये हाइड्रोलाइज होता है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइसिस होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर में नॉर्मल कंडीशन मान करके पूछा जाता है, क्योंकि कल को आप मुझसे बोलोगे सर फाइनली बताओ होता है नहीं होता है, तो भाई देखो नॉर्मल कंडीशन मान करके पूछा जाता है। अगर उसको पूछना होता कि CCl4 में हाइड्रोलाइसिस होता है नहीं होता है, तो वो कोई कंडीशन देता ना, अगर कि भाई बताओ ये कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो, बताओ तब हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, तब आप सोचते कि हाँ चलो बात में दम है, सोचने वाली बात है। अभी उसे कोई कंडीशन नहीं दी है, नॉर्मल कंडीशन मान करके बात करो कि हाइड्रोलाइज नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The set with correct order of acidity is, भाई कौन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, आई रिपीट, जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, हाँ आंसर इज दिस, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाओ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाओ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राई ऑक्साइड ट्राइमर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, SO3 का ट्राइमर बताया था, तो आंसर इज सबको पता है 0, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा 0। कोई इसमें SS बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे SOS होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। वैसे चलो स्ट्रक्चर दोबारा बनाए देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, खुश, लीजिए, तो इसमें कोई SS बॉन्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। देखिए 3 तरह के फॉस्फोरस हमने पढ़े थे, व्हाइट, रेड और ब्लैक, ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की, है ना, तो जो व्हाइट होता है वो अकेला P4 मॉलिक्यूल है, R जो रेड फॉस्फोरस है वो एक लीनियर पॉलीमर है, और B की बात करें तो वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसको टूटने में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा एनर्जी और सब चाहिए, तो स्टेबिलिटी भी उसी की सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन है P4 की, है ना, विद X, और क्या बनाता है, P4O6 बनाता है, तो X क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है और एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होते हैं, बात खत्म। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, ओजोन के लिए सही स्टेटमेंट क्या है। ओजोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, पहले वो बना लीजिए, ओके।
और अब इसको देख करके बता दीजिए OO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, हाँ रेजोनेंस होगा, क्या होगा रेजोनेंस। तो ये अभी डबल बॉन्ड इधर बनाया, इधर बना दो, ये इधर दिखा दो, तो रेजोनेंस हो रहा है यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। डायमैग्नेटिक होता है, बिल्कुल सही बात है। बेंट स्ट्रक्चर होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि आंसर ABC होता है। वेरी सिंपल। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद व्हाइट फास्फोरस इज, क्या बनता है। देखो P4 है, और जब मैं P ब्लॉक पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी कंपैरेटिव स्टडी बताई थी। मैंने कहा अगर भाई SOCl2 मिल जाए तो PCl3 बना देना, और SO2Cl2 मिल जाए तो PCl5 बना देना। तो आपको पता है कि आंसर क्या देना है, आंसर PCl3 कहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under hydrolytic condition, the compound used for preparation of linear polymer and chain termination respectively, यानी कि इनमें से कौन है जो लीनियर और चेन पॉलीमर चेन टर्मिनेशन यूनिट को फॉर्म करता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये अभी हमने पढ़ा था एक R2SiCl2, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या बनाएगा, R2SiOH होल ट्वाइस। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो वो कैसी होगी, IC। अच्छा, ये कंडेंस होने पर, क्या होने पे, कंडेंसेशन होने पे लीनियर पॉलीमर बनाएगा, हाँ बनाएगा। चलिए, वहीं पे एक हम लेते हैं R3SiCl, हाइड्रोलाइज कराते हैं तो बनेगा R3SiOH, यानी कि ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा SiRRR। OH। ओके, अब आप देखिए तीन तरफ से R है, एक तरफ से OH है, तो जहां से OH है वहीं से चेन का एक्सपेंशन होता है। तो यहां पे तो दोनों तरफ से एक्सपेंशन होने को तैयार है, लेकिन वहां तो सिर्फ एक ही तरफ है, तो वो चेन टर्मिनेटिंग यूनिट हो जाती है। यानी कि अगर लीनियर पॉलीमर या क्रॉस लिंक पॉलीमर किसी के भी चारों तरफ अगर इसको लगा दोगे तो वो चेन को आगे बढ़ने से रोक देगा, टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस R2SiCl2 और R3SiCl। ठीक है, कहां गया R3SiCl, ये रहा साहब सी ऑप्शन है, R2SiCl2 और R3SiCl रेस्पेक्टिवली पूछा है, यानी कि पहले हम लीनियर वाले को ढूंढेंगे और देन हम चेन वाले को, टर्मिनेशन वाली यूनिट को देखेंगे। तो आंसर क्या आएगा बेटा, सी। चलिए, तो ये थे हमारे ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, होपफुली आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हमारी मुलाकात होगी बेटा, और डी एंड एफ ब्लॉक के साथ होगी, प्लस हाइड्रोजन एंड्स कंपाउंड। ठीक है ना, इनके मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस दूंगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहेगा, उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको साथ में लाके दूंगा। तो तैयारी करिए एक बार अच्छे से, डी एंड एफ ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड को पढ़ के रखिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर उसी के अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।